हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल सीरीज का लेक्चर नंबर 34 है। और पिछले वीडियो में हमने सीएसएस फ्रेमवर्क यानी कि w3.css को पूरा कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस। तो यहाँ पर हमें जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें पढ़नी है। इस चैप्टर में एक ही में दोनों हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जावा स्क्रिप्ट जो है ये एक प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जबकि एंगुलर जेएस जो है ये जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। जिस तरह से सीएसएस का फ्रेमवर्क w3.css था, इसी तरह से जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क एंगुलर जेएस है। तो जिस तरह से सीएसएस पढ़ने के बाद में w3.css यानी सीएसएस फ्रेमवर्क समझ में आ गया था, इसी तरह से जब हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे उसके बाद एंगुलर जेएस आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये एंगुलर जेएस जावा स्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जावा स्क्रिप्ट में इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमें पढ़ना है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, फिर हम देखेंगे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। वेरिएबल्स इन जावा स्क्रिप्ट, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऑपरेटर इन जेएस यानी जावा स्क्रिप्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट, जेएस पॉपअप बॉक्सेस, जेएस इवेंट, बेसिक फॉर्म वैलिडेशन। तो यहाँ पर हमें ये इतने टॉपिक यहाँ पर कवर करने हैं जावा स्क्रिप्ट में सिलेबस के हिसाब से। तो वैसे तो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज काफ़ी बड़ी लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर सिलेबस के हिसाब से हमें सिर्फ इसका बेसिक कवर करना है, लेकिन यहाँ पर हम सिलेबस से कुछ ज़्यादा ही कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये हमने अपलोड कर दिए हैं upcssyoutube.com वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता है कहाँ से जाके डाउनलोड करना है। पहले आपको वेबसाइट में जाना है, फिर आपको नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के वहाँ पर आपको ओ लेवल स्टडी मटेरियल में जाना होगा और वहाँ पर आप M2R5 में नीचे लास्ट में स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। इंट्रोडक्शन टू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, देखिए, ऑल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं यानी कि जो एंड्रॉयड ऐप होते हैं, आपके मोबाइल के एंड्रॉयड ऐप हो गए, या फिर कंप्यूटर के कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी, चाहे आपका MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, या फिर ये PDF रीडर ही क्यों ना हो, आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र हो, व्हाट्सअप हो, VLC मीडिया प्लेयर हो, एनी कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का हो यानी विंडोज़ प्लेटफॉर्म का हो, या फिर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का कोई भी ऐप हो, तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक उसका डिज़ाइनिंग पार्ट होता है जो आपको दिखाई दे रहा होता है, और बैक एंड में दूसरा होता है उसका प्रोग्रामिंग पार्ट। प्रोग्रामिंग पार्ट यानी कि जब हम किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर हम फाइल में गए और इसको ओपन पे क्लिक किया, तो ये जो दिखाई चीज़ यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सब डिज़ाइनिंग के पार्ट हैं। लेकिन जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ओपन होती है, यानी कि यहाँ से हम कोई ना कोई फाइल ओपन कर सकते हैं और ये ओपन करके हमें दे देगा। तो यहाँ पर ये जो काम हो रहा है ये इंस्ट्रक्शन से हो रहा है। यहाँ पर क्या किया गया है कि इस ओपन बटन पर या किसी भी चीज़ पर एक कोड लिख दिया गया है, प्रोग्राम कर दिया गया है कि इस बटन का या इस चीज़ का ये वर्क होगा, और जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा, यूजर इनपुट करेगा, तो वहां पर ये काम होना चाहिए। उसके लिए यहां पर प्रोग्राम लिखा जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जिस लैंग्वेज में ये प्रोग्राम लिखा जाता है उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू हम कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप डेवलप करते हैं। इसी तरह से जो बताया गया यहाँ पर कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है ये तो अभी हम देखेंगे ही। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझ आ गया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत होती हैं। ठीक है, इनकी कोई गिनती नहीं है, ये 2500 प्लस लैंग्वेज होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इससे भी ज़्यादा होती है। और जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं वो सभी की सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने बताया कि 2500 प्लस होती है, ये सभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं होती। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो जरूरी नहीं कि वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो। जैसे यहाँ पर हम बात करें सी लैंग्वेज, आपने सुना होगा, सी हो गई, C++ हो गया, जावा हो गया। ठीक है, जो जावा लैंग्वेज है ये जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों अलग हैं। जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो जावा स्क्रिप्ट है, और एक जावा आती है जिसका इस्तेमाल एंड्रॉयड ऐप बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो C++, जावा, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ठीक है, ये क्या है, तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी तरह से अगर हम बात करें PHP और JS यानी कि जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
लैंग्वेज है और ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के साथ साथ में ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है, PHP और JS क्या है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। अंतर क्या है दोनों में, तो भी डिफरेंस हम देखेंगे आगे एक पूरे चार्ट में। थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जो किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ मिल करके काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी PHP हो गई या फिर JS यानी जावा स्क्रिप्ट हो गई, ये किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ आसानी से इसको यूज किया जा सकता है। आप जावा स्क्रिप्ट को HTML CSS के साथ यूज कर सकते हैं, जो कि हम यूज करेंगे, और इसी तरह से हम PHP को भी HTML और CSS लैंग्वेज दोनों के साथ में इसको यूज करते हैं। यानी कि PHP और जावा स्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ कंबाइन होकर काम करती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यानी ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गई। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में एक खास बात ये होती है कि इसके लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती। PHP और जावा स्क्रिप्ट के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती, बल्कि इनके लिए जरूरत होती है सर्वर की। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसमें भी डिफरेंस है, जो आपकी जावा स्क्रिप्ट है ये क्लाइंट साइड होती है और जो PHP है ये सर्वर साइड होती है। अभी इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, यानी इन दोनों में भी डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर है दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लेकिन PHP और JS में फिर से एक बार डिफरेंस है। तो आई थिंक यहाँ पर चीजें क्लियर हो रही होंगी। C++, जावा, ये तीनों क्या है, पेवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर C जो है ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा स्क्रिप्ट जो जावा है ये भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और यहाँ पर C और C++ ये दोनों कंपाइल होती हैं, यानी कि इनमें कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जावा जो है ये इंटरप्रेट होती है, इसमें इंटरप्रेटर इस्तेमाल होता है। अब जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा M1R5 में, वहाँ पर हमने इसको डिटेल में बताया था कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, और ये सारी लैंग्वेजेस के बारे में भी हमने बताया था। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज बेसिकली अ लैंग्वेज वेयर इंस्ट्रक्शन आर रिटन फॉर अ रन टाइम इन्वायरमेंट। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं वो रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए होती हैं, यानी कि इसके लिए किसी भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती। कहने का मतलब ये है, इसीलिए यहाँ पर जो आपकी PHP है और जो आपकी जावा स्क्रिप्ट है इसका इस्तेमाल हम करते हैं वेब डिजाइनिंग में, यानी कि जब वेबसाइट बनाते हैं तो जब हमें वहां पर प्रोग्रामिंग करनी होती है तो हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, यानी कि PHP और जावा स्क्रिप्ट का, क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेज के साथ आसानी से कंबाइन हो जाती हैं और ये रन टाइम इन्वायरमेंट, यानी कि इनमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। बस इसमें जरूरत पड़ती है क्लाइंट साइड या फिर सर्वर साइड की, यानी कि जो जावा स्क्रिप्ट है आपकी क्लाइंट साइड है और जो PHP है ये सर्वर साइड है, इसमें जरूरत होती है सर्वर की। ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर द कंपाइलेशन स्टेप एंड रेदर इंटरप्रेटेड, जो हमने बताया अभी कि यहाँ पर इसमें कंपाइलेशन एंड इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती। इट ब्रिंग न्यू फंक्शन टू एप्लीकेशन एंड ग्लू कॉम्प्लेक्स सिस्टम टुगेदर, यानी कि इसका इस्तेमाल एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम यानी कि ऐप बनाने में, एप्लीकेशन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइनेड फॉर इंटीग्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं वो क्या करती हैं, वो दूसरी लैंग्वेज के साथ आसानी से कम्युनिकेट करती हैं, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट हो जाती है, यानी कि उनके साथ जुड़ जाती हैं। तो आई थिंक यहाँ पर ये आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती हैं ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर अब बात करते हैं आगे एडवांटेज ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो एडवांटेज आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इजी टू लर्न, फास्ट एडिटिंग, इंटरेक्टिविटी, फंक्शनैलिटी। ठीक है, ये आप पढ़ लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इसकी खासियत है कि इसकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। फिर उसके बाद बात करते हैं दे आर टू टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो प्रकार की होती हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पर एग्जांपल सबसे पहले आपको बता दें, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है इसमें आपका आ जाता है HTML, CSS और आपका आ जाता है जावा स्क्रिप्ट। ध्यान रखना यहाँ पर आपका आता है HTML, ठीक है, और CSS और जावा स्क्रिप्ट। लेकिन HTML ये आपकी मार्कअप लैंग्वेज है। HTML CSS, HTML क्या है आपकी, ये मार्कअप लैंग्वेज है। CSS क्या है, ये कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ये स्टाइल के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो जावा स्क्रिप्ट है ये आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर हैं तो तीनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर काम करती हैं और ये क्लाइंट साइड पर ही काम करती है। क्लाइंट साइड का मतलब ये होता है जो आपके ब्राउजर पर ही रन हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज परफॉर्म टू जनरेट अ कोड दैट कैन रन ऑन द क्लाइंट एंड, यानी कि ब्राउजर पर। क्लाइंट एंड किसको बोलते हैं, ब्राउजर को। ठीक है, विदाउट नीडिंग द सर्वर, यानी कि इसके लिए कोई भी सर्वर की जरूरत नहीं होती।
ठीक है। सर्वर का मतलब अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस होती हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये ब्राउजर पर ही रन हो जाती है। जैसे आपने HTML का कोड लिखा नोटपैड प्लस प्लस पर या कहीं भी HTML या CSS का कोड लिखा, और वो क्या होता है बिना कंपाइलेशन या इंटरप्रेटर के वो आपके ब्राउजर पे डायरेक्टली रन हो जाता है। इसी तरह से जावा स्क्रिप्ट जो है ये भी आपकी डायरेक्टली रन हो जाएगी। दोनों में अंतर क्या है हमने बता दिया। ये मार्कअप लैंग्वेज है, ये स्टाइल शीट के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये आपकी स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। यानी कि ये आपकी जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। These type of scripting are placed inside a HTML document. The client-side scripting can be used to examine the user form for error before submitting it and चेंजिंग द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द यूज़र इनपुट। यानी कि यहाँ पर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जिसमें हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट की, इसका इस्तेमाल किया जाता है कई सारी जगहों पर। फॉर्म वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई भी यूज़र अगर मान लेते हैं कोई फॉर्म फिल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम एक फॉर्म बनाते हैं, इसमें नेम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने डिटेल डाल दी, और इस फॉर्म में हम यूज़र से उसका नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस ले रहे हैं, तो हो सकता है कि वो गलत डाल दे। कॉन्टैक्ट नंबर में हो सकता है वो अल्फ़ाबेट का यूज कर ले, जबकि कॉन्टैक्ट नंबर में अल्फ़ाबेट नहीं होने चाहिए, सिर्फ नंबर होने चाहिए। और कॉन्टैक्ट नंबर 10 अंकों का होता है तो 10 से ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर वाली जो फील्ड होती है उसको हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्म वैलिडेशन लगाएंगे, जो कि हम जावा स्क्रिप्ट से करेंगे। तो जो फॉर्म वैलिडेशन हम लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जब फॉर्म कोई सबमिट बटन पर क्लिक करेगा, तो सबमिट बटन पर क्लिक करने पर वो डेटा सबमिट होने से पहले ही जावा स्क्रिप्ट चेक कर लेगा कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। यानी कि हमने इसमें कॉन्टैक्ट नंबर में लगा रखा है कि इसमें 10 नंबर से ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा, ऐसा हमने यहाँ पर प्रोग्राम कर रखा है। कैसे करते हैं ये आगे हम बताएंगे, ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। अभी आप समझ लें, मान लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर में हमने ऐसी कोडिंग कर रखी है कि इसमें 10 नंबर से ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए, और यहाँ पर अल्फ़ाबेट तो होने ही नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबमिट बटन पे क्लिक करते ही पहले इसको कॉन्टैक्ट नंबर वाली फील्ड को ये चेक करेगा, और अगर सही हुआ तभी ये फॉर्म जो है वो जा करके सर्वर में यानी कि डेटाबेस में ये डेटा रिकॉर्ड होगा, वरना ये डेटा रिकॉर्ड नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, ब्राउज़र पर ही हो रही हैं, इसमें सर्वर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्लाइंट साइड होती है ये ब्राउज़र पर ही रन होती हैं, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है ये सर्वर की नहीं ज़रूरत पड़ती है। सर्वर का मतलब सर्वर दो प्रकार के होते हैं, एक लोकल सर्वर और दूसरा आपका हो गया वेब सर्वर, ठीक है। एक होता है लोकल सर्वर, दूसरा होता है वेब सर्वर। तो जब हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर देते हैं, यानी कि इंटरनेट पर कहीं भी होस्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर हमें वेब सर्वर मिल जाता है। लेकिन जब तक हम अपनी वेबसाइट को अपने लोकल कंप्यूटर में रखते हैं, तो अगर वहाँ पर हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यानी कि PHP वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें लोकल होस्ट नेटवर्क बनाना होता है, यानी कि लोकल नेटवर्क बनाना होता है। तो वो हम कैसे बनाते हैं वो भी हम देख लेंगे, जावास्क्रिप्ट समाप्त होने के बाद हम देखेंगे उसके बारे में। उसके लिए कई सारे सर्वर आते हैं, ठीक है, एग्जाम्प हो गया, वैम्प हो गया, इनको इंस्टॉल करेंगे, लोकल सर्वर बनाएंगे और वहाँ पर हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में बस यही एक डिफरेंस है कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज जो है ये ब्राउजर पर ही रन होती है, जबकि सर्वर साइड ये ब्राउजर पर रन नहीं होती, ये सर्वर से इंटरेक्ट करती है। जब भी आप सबमिट बटन पे मान लेते हैं कि इसी तरह से एक हमने यहाँ पर फॉर्म बनाया और नेम और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर सारी फील्ड रखी, अब उस कॉन्टैक्ट नंबर में हमने फॉर्म वैलिडेशन किया, तो लेकिन क्लाइंट साइड यानी कि जावा स्क्रिप्ट से ना करके हमने उसको PHP से किया। हम PHP से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या किया PHP से कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फॉर्म वैलिडेशन PHP से किया, लेकिन PHP जो है ये क्लाइंट साइड यानी ब्राउजर पर रन ही नहीं हो सकती। तो जब भी आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो पहले ये सारा का सारा जो डेटा है सबमिट बटन पर क्लिक करने पर सारा डेटा ये सर्वर यानी कि जहाँ पर आपकी वेबसाइट जिस कंप्यूटर में होस्ट करके रखी हुई है, यानी कि आप जहाँ पर वेबसाइट रखते हैं ऑनलाइन जो होस्टिंग परचेज करते हैं, ठीक है, तो ये डेटा आपका वहाँ पर जाएगा, सबमिट होगा और सर्वर चेक करेगा कि ये डेटा जो है सही है नहीं है। अगर सही नहीं हुआ तो वो वापस से भेजेगा, ठीक है, वहाँ से वापस से सिग्नल भेजेगा सर्वर से आपके क्लाइंट तक यानी कि ब्राउज़र तक आएंगे और यहाँ पर वो बताएगा कि ये गलत है। तो फिर से यहाँ पर डेटा आप सही डालेंगे, मान लेते फिर से गलत हुआ तो फिर वो सर्वर के पास जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें सर्वर का लोड बढ़ता है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। जबकि यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि यहीं पर ये चेक कर ले रहा था ब्राउज़र पर ही, और फाइनली अगर डेटा सही होता है तभी वो सर्वर के पास भेजता है, वरना सर्वर के पास भेजता ही नहीं है, ठीक है। तो क्लाइंट साइड और
सर्वर साइड, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पर आगे एक डायग्राम में हमने बताया भी है, देखिए यहाँ पर ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, जिसमें बेसिक क्या है, वर्क इन द बैक एंड विच कुड नॉट बी विजिबल एट द क्लाइंट एंड। यानी कि जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, सर्वर साइड यानी कि जैसे हम बात कर रहे हैं पीएचपी की, ठीक है, तो जो पीएचपी होती है ये क्लाइंट एंड पर दिखाई नहीं देती है। अगर आप देखेंगे तो ये क्लाइंट एंड पर इसका कोड आपको नहीं दिखाई देगा, जबकि जो क्लाइंट साइड होती है यानी कि जो जावास्क्रिप्ट आपकी हो गई, तो ये क्या होती है, इसका बिल्कुल ठीक अपोजिट होती है। इसे आप ब्राउजर पर भी देख सकते हैं कि किस वेबसाइट में किस तरह से जावास्क्रिप्ट लिखी गई है, लेकिन पीएचपी नहीं देख सकते आप। उसके बाद प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पर रिक्वायर्ड सर्वर यानी कि इसमें सर्वर की जरूरत होती है इंटरेक्शन करने के लिए, डज नॉट नीड इंटरेक्शन विद द सर्वर, यानी कि इसमें सर्वर की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पर इसमें जो लैंग्वेज इन्वॉल्व हैं PHP, ASP.NET, Ruby ऑन, कोल्ड फ्यूजन, पाइथन एक्सेट्रा, तो यहाँ पर ये सारी लैंग्वेज हैं जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं। और HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ये आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन ध्यान रखना है जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होने के साथ साथ में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और इफेक्ट क्या डालती है, तो यहाँ पर ये सर्वर का जो लोड है वो रिड्यूस कर देती है और ये सर्वर पर लोड डालती है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो PHP है ये सिक्योर होगी, क्योंकि ये क्लाइंट एंड पर इसका कोड जो है वो नहीं दिखाई देता, तो यहाँ पर ये जो है ये आपकी सिक्योर मानी जाएगी, यानी कि जो PHP है सिक्योर है। लेकिन जो आपका जावास्क्रिप्ट है ये सिक्योर नहीं है, ये इनसिक्योर है। लेकिन हम जावास्क्रिप्ट का ऐसी जगह पर यूज ही नहीं करते जहाँ पर डेटा को सिक्योर रखना है। हमें तो इनको छोटी छोटी जैसे एनिमेशन इफेक्ट तैयार करने हैं या फिर हमें फॉर्म वैलिडेशन करना है, तो उन सारी जगहों पर हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, तो उसमें सिक्योर इनसिक्योर होने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी जगह पर हम PHP इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इनसिक्योर तो है, लेकिन हम ऐसी जगह पर उसका इस्तेमाल ही नहीं करते कि वो इनसिक्योर रहे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन, लेकिन इससे पहले हमने बता दिया आपको कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है। ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ आ जाने चाहिए, आपको आ भी गए होंगे, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यानी कि जिसको हम किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ में यूज कर सकते हैं वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती हैं। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो कि ब्राउजर पर ही रन हो जाती हैं, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो कि सर्वर पर जाके रन होती हैं। बस ये हो गया एक एक लाइन का आंसर। फिर इसके बाद बात करते हैं जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। जावास्क्रिप्ट क्या है, तो जावास्क्रिप्ट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, देखिए क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं। यानी कि प्लेटफॉर्म का मतलब विंडोज़, जैसे आपका विंडोज़ प्लेटफॉर्म हो गया, यानी विंडोज़ इंस्टॉल है तो विंडोज़ हो गया, मैक इंस्टॉल है तो आपका मैक हो गया, ठीक है। iOS मोबाइल में इंस्टॉल है तो आईफोन हो गया। एंड्रॉयड यानी कि आपका जो नॉर्मल फ़ोन है उसमें एंड्रॉयड होता है, ठीक है, तो वो आपका एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म हो गया। तो विंडोज़, एंड्रॉयड, मैक, iOS या फिर लिनक्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कि इसका जावास्क्रिप्ट का यूज हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज के साथ इसको यूज कर सकते हैं आराम से। तो ये काफ़ी बढ़िया लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म, आपको समझ आ गया होगा कि क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है। और यहाँ पर ये क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, तो एक होता है आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड, जिसका एग्जांपल है सी लैंग्वेज। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो ये क्या होती हैं, ये थोड़ा सा प्रोसीजर ओरिएंटेड से सिक्योर होती हैं और इसमें ऑब्जेक्ट भी होते हैं, यानी इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट होते हैं, जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं होते। इसका कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा सा कोड जो है वो कम लिखना होता है, जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड में कोड ज़्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है। बाकी इसका जो मेन डिफरेंस है वो थोड़ा टेक्निकल है, वो हम कभी देख लेंगे। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यूज टू मेक वेब पेज इंटरेक्टिव, यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने में, जैसे हैविंग कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, क्लिकेबल बटन, पॉपअप मेनू, इन सब चीज़ों में हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट कंटेन अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज एन एरे, डेट एंड मैथ एंड कोर सेट ऑफ लैंग्वेज एलिमेंट्स सच एज ऑपरेटर, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर हम इन सभी के बारे में तो आगे प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। एरे, डेट, मैथ, ये सब चीज़ें जो है हम ऑपरेटर वगैरह ये सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन हो गया और यहाँ पर हम थोड़ा सा दिखा देते हैं एक वेबसाइट जहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट यूज की है, तो आपको और सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये एक वेबसाइट है, देखिए UPSS, ये ऑनलाइन नहीं है, ये बस डेमो के लिए बनी है। तो यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट में यहाँ पर हमने बैनर लगा रखा है और ये यहाँ पर इसका बटन है कंट्रोलर, आपने कई सारी वेबसाइट में देखा होगा। तो जैसे
ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इमेजेस जो है वो चेंज हो रही है, यानी कि इसमें बैनर जो है वो चल रहा है। और कुछ यहाँ पर हमने टाइमिंग सेट कर रखी है, उस टाइमिंग के बाद फोटो जो है वो ऑटोमेटिक चेंज भी हो जाता है। तो ये काम जो हो रहा है ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बैनर लगा है ये किससे हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर इस सर्कल में जो हमने सर्कल बनाया है ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर हम जैसे ही स्क्रॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल किया, जैसे ही थोड़ा सा हमने स्क्रॉल किया यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये इस तरह का साइन एक आ गया है, ठीक है। तो इस साइन का मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइटें जो होती हैं उसमें जो एक पेज होता है वो काफ़ी लंबा होता है, यानी नीचे तक काफ़ी बड़ा पेज होता है, स्क्रॉल करते चले जाते करते। यहाँ पर तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, यहाँ पर बस आ गए लास्ट में हम, ठीक है। लेकिन कई सारी वेबसाइट में बहुत सारा हमें स्क्रॉल करना होता है और मान लेते हैं एकदम से हमें ऊपर आना है तो फिर से स्क्रॉल करके ऊपर आना होगा। तो कई सारी वेबसाइटों में कि आपको यहाँ पर एक बटन मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये बटन का काम क्या होता है कि जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप ऊपर आ जाएंगे, लेकिन जब आप ऊपर होंगे तो यहाँ पर वो बटन आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये बटन जो है ये भी जावास्क्रिप्ट से ही अपेयर किया गया है, यानी जावास्क्रिप्ट से बनाया गया है। और जैसे हम क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है। तो ये यहाँ पर इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर फॉर्म वैलिडेशन हो गया, कोई एनिमेशन बनाने हो गए, जैसे यहाँ पर आप एनिमेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि ये जो एनिमेशन आप देख रहे हैं जूमिंग इफेक्ट है, तो ये तो CSS से भी हम कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो आप देख रहे हैं हम हॉवर करने पर यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी आप CSS से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने बताया कि जावास्क्रिप्ट का आप यूज किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वापस आते हैं नोट्स की तरफ, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। चलिए यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम HTML का कंटेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो पहले यहाँ पर एक बार कोड पे नज़र डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये HTML बॉडी आपको पता है सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पर हमने हेड नहीं लगाया है, हेड इसलिए नहीं लगाया है, हेड लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है, मतलब डेमो है, हमें मेन फोकस यहाँ पे बॉडी में करना है जो कोड हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी में सबसे पहले एक हेडिंग ली गई है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया गया है जिसमें जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट लिखा हुआ है, और इसमें इसकी जो पैराग्राफ की ID है वो डेमो रखी गई। ID के बारे में आपको पता है, यहाँ पर ID यानी कि इसकी पहचान हो गई डेमो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एक बटन बनाया, ठीक है। बटन के बारे में भी आपको पता है, बटन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये बंद हो गया। बटन में इसका हमने टाइप क्या रखा, टाइप बटन रखा। फिर उसके बाद ऑन क्लिक, यहाँ पर ऑन क्लिक इसको बोलते हैं इवेंट, ठीक है। ऑन क्लिक यानी कि ये इवेंट आपका बन रहा है, ठीक है। अभी इवेंट के बारे में आगे हम देखेंगे। तो जब हम ऑन क्लिक यानी कि जब हम क्लिक करें तब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट लिखी है। आगे जो लिखा है ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट आपकी लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन क्लिक इज इक्वल टू सिंगल कोट, यहाँ पर हमने क्या यूज किया, सिंगल कोट। ये आपका स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर ये लास्ट में आके बंद हो गया, यानी कि बीच का जो भी कोड है ये आपका जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, यानी कि हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट को ID के द्वारा जो है ये पकड़ना है या टारगेट करना है, ठीक है। और ID क्या होगी वो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो, यानी कि इसके जरिए डेमो को ये टारगेट करेगा। फिर उसके बाद हमने आगे यहाँ पर क्या कर दिया, चेंजेस कर दिए, डॉट इनर HTML, यानी कि डॉट इनर HTML यानी जिसकी ID डेमो है, यहाँ पर ये डेमो है, उसका इनर HTML यानी उस टैग के अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, जो भी कंटेंट है वो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, इनर HTML इज इक्वल टू हेलो जावास्क्रिप्ट, यानी कि हेलो जावास्क्रिप्ट। तो अगर इस कोड को हम अभी रन करेंगे तो जैसे ही कोड को रन करेंगे तो सबसे पहले तो आपका इस पैराग्राफ में यही लाइन लिख के आएगी, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। लेकिन जैसे ही इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर कंटेंट पैराग्राफ का चेंज हो जाएगा और यहाँ पर लिख के आएगा हेलो जावास्क्रिप्ट। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही बेसिक और सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ये आउटपुट पे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि ये क्या है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर डेमो यानी ID का नाम, फिर उसके बाद डॉट इनर HTML इज इक्वल टू जो आपको लिखना चाहते हैं, मतलब जो यहाँ पर आप लिखवाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से HTML का जो कंटेंट है वो चेंज हो जाता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह से अगर हमें CSS की प्रॉपर्टी चेंज करनी हो, यानी कि CSS की स्टाइल्स चेंज करनी हो, तो कैसे चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर वही सेम चीज़ है, पैराग्राफ की ID बनाई डेमो और यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। फिर हमने क्या किया, बटन ऑन क्लिक, हमने ऑन क्लिक पे क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID यानी कि डेमो हमने ऐसे ही टारगेट कर लिया, सिंपल है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब की बार डॉट इनर HTML नहीं, इनर HTML लगाएंगे तो कंटेंट चेंज करेगा। हम क्या चेंज करना चाहते हैं,
हम इसका जो है फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं या फिर मान लेते हैं कलर चेंज करना चाहते हैं। जैसे ही इस बटन पे कोई क्लिक करे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए, ग्रीन हो जाना चाहिए, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं क्लिक करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 35 पिक्सल, यानी कि पहले तो ये डेमो के जरिए इसको टारगेट करेगा, फिर उसके बाद इसकी स्टाइल जो है वो चेंज कर देगा। तो स्टाइल में यहाँ पर आप चाहें तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज करें, कलर चेंज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कलर यूज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये स्टाइल लगाना जरूरी है, डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 35 पिक्सल या फिर डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू या फिर उसकी वैल्यू भी रख सकते हैं। और यहाँ पर सिंगल कोट, ये इसकी जो वैल्यू होगी सिंगल कोट में होगी और ये जो बाहर लगा हुआ है ये यहाँ पर आपका डबल कोट होगा, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है तो आपको पता होगा कि डबल कोट के अंदर हम सिंगल कोट का इस्तेमाल करते हैं और अगर यहाँ पर हम बाहर सिंगल कोट लगाते तो यहाँ पर अंदर हम इसकी जगह पर डबल कोट और इसकी जगह पर भी डबल कोट इस्तेमाल करते, गलती नहीं होती, ठीक है। यानी कि सिंगल कोट के अंदर डबल कोट और डबल कोट के अंदर सिंगल कोट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है क्लिक मी, तो ये तो बटन के अंदर लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे बटन का जो ओपनिंग टैग है यहाँ पर ये क्लोज हो गया, ठीक है। और ये जो क्लिक मी लिखा है ये बटन के ऊपर लिखा गया है। तो यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करने पर चेंजेस क्या होंगे, सिर्फ इसका फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो ये आपका इस तरह से स्टाइल भी इसकी चेंज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट, यानी कि अगर आप हाइड करना चाहते हैं, जैसे आपको पता है आपने CSS में पढ़ा होगा कि बाय डिफॉल्ट कोई चीज़ हाइड होती है। जैसे बाय डिफॉल्ट हमने उसका क्या रखा है, डिस्प्ले नन, हमने क्या रखा है, डिस्प्ले नन कर रखा है। लेकिन जब हम माउस को हॉवर करते हैं, जैसे जो ड्रॉप डाउन मेनू होते हैं तो वो ड्रॉप डाउन मेनू नहीं दिखाई देते, लेकिन जब आप माउस ड्रॉप डाउन मेनू पर ले करके जाते हैं तो वहाँ पर आपके सामने नीचे मेनू जो है वो अपेयर हो जाते हैं और जैसे ही माउस हटाते हैं वो फिर से हट जाते हैं। यानी कि वहाँ पर हमने क्या सेट किया कि हॉवर करने पर डिस्प्ले इसका ब्लॉक हो जाए, यही तो करते हैं, यानी हॉवर करने पर डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए तो वो दिखाई देने लगता है, विजिबल हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इसमें स्टाइल डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, यानी कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये क्या है, डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक है, ये ब्लॉक में पहले से है यानी दिखाई दे रहा है, विजिबल है। लेकिन जैसे ही हम क्लिक करते हैं डिस्प्ले नन कर देते हैं, ये दिखाई नहीं देगा, इसका जो डिस्प्ले है वो नन हो जाएगा। तो सिंपल है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर ये क्लिक करने पर होगा, वहाँ पर वो हॉवर करने पर हो रहा था और यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करने पर होगा। तो आई थिंक चीज़ें जो है वो आपको समझ आ रही होंगी और अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी बताएंगे और बाकी आप इसका तो प्रैक्टिकल आराम से कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से मान लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसका हम नन रखना चाहते हैं तो इसका आप स्टाइल यूज करके, यानी कि इसमें CSS यूज कर लें इसी डेमो आईडी के जरिए और इसका जो डिस्प्ले है वो नन कर दें और यहाँ पर इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर दें, यानी फिर क्या होगा, क्लिक करने पर वो डिस्प्ले हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और फिर उसके बाद बात करते हैं जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स की। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स में जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स हाउ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आर कंस्ट्रक्टेड। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स, यानी कि जो सिंटैक्स होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी कि कुछ रूल होते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। किसी भी लैंग्वेज के सिंटैक्स हों, वो जो सिंटैक्स होते हैं वो रूल्स होते हैं, यानी कि बताते हैं कि वो प्रोग्राम या वो फिर कोड किस तरह से लिखना है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो हाउ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आर कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आपको कैसे लिखना है वो यहाँ पर बताया गया। जैसे अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल बनाना है। जैसे यहाँ पर हमने वार कीवर्ड यूज किया, वार एक्स लेट वाई। अब ये वार और लेट ये है क्या, वेरिएबल क्या है, इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे वेरिएबल वाले चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पर हमने वार एक्स और लेट वाई, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल बनाए। एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने 5 रखी, ठीक है। यहाँ पर हमने वेरिएबल क्रिएट किए और यहाँ पर हमने वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन की, ठीक है। यहाँ पर इसको बोलेंगे डिफाइन करना और ये क्रिएट करना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने 5 रखी और y की वैल्यू 6 रखी। फिर एक z नाम का वेरिएबल बना के उसमें हमने x प्लस वाई कर दिया, यानी कि अब z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू होगी 11, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई हो गया। तो इसमें कई सारी चीज़ें यूज हुई, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब अभी आगे हम देखेंगे। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट वैल्यू। तो जावास्क्रिप्ट में वैल्यू दो प्रकार की होती है, एक होती है फिक्स्ड वैल्यू, दूसरी होती है वेरिएबल वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स डिफाइन 2 टाइप्स ऑफ वैल्यू, यानी कि जो आपकी वैल्यू होती है, यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू को हम बोलते हैं लिटरल्स और जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम वेरिएबल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और वेरिएबल्स वैल्यू डायनेमिक होती है। जैसे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिटरल्स की बात करते हैं पहले, तो यहाँ पर ये 10.50 और यहाँ पर 1001 ये आपके क्या है, लिटरल्स है, ठीक है। यानी कि ये चेंज नहीं हो सकते, स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है। और ये तो आपके नंबर हो गए, ये आपकी स्ट्रिंग हो गई। यहाँ पर स्ट्रिंग जो होती है उसे हम डबल कोट से या फिर सिंगल कोट से लिखते हैं। जो नंबर
नंबर होते हैं उन्हें विदाउट कोट लिखते हैं और जो स्ट्रिंग होती है उसे डबल कोट या फिर सिंगल कोट से लिखते हैं। ठीक है, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर और स्ट्रिंग ये क्या था, स्टैटिक था। फिर वेरिएबल्स में क्या होता है, देखिए वेरिएबल में यहाँ पर ऊपर ही बताया गया था, यहीं पर आपको समझा देते हैं तो लिटरल समझ में आ गया। वेरिएबल डायनेमिक होते हैं, वेरिएबल डायनेमिक होते हैं मतलब यहाँ पर देखिए ये आपका जो कोड लिखा गया है ये, ठीक है। अगर आपको मान लेते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू बदलनी है, x की वैल्यू हमें करनी है 16, तो आप यहीं पर x की वैल्यू 16 कर दें, यानी कि यहाँ पर जो 5 लिखा है यहाँ पर 16 कर दें। बाकी यहाँ पर इस कोड में, आगे के कोड में आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, x में अब की बार क्या है 16 है और y में क्या है 6 है, तो अब की बार ये वाला टोटल होकर z में स्टोर हो जाएगा। यानी कि ये डायनेमिक होते हैं। यहाँ पर हमने x की वैल्यू चेंज की, यहाँ पर x की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो गई। ध्यान देना, यहाँ पर हमने x की वैल्यू चेंज की और यहाँ पर x की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो गई, क्योंकि ये x जो है ये कहाँ से वैल्यू ले रहा है, वो ले तो यहीं से रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आप जो रखोगे वो यहाँ पर ले लेगा। ठीक है, और सपोज करो कि यहाँ पर आपने किया होता 5 + 6, तब क्या होता, तो इस कंडीशन में हमें यहीं पर यानी फॉर्मूले में ही चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा आपको एक्सेल का यूज करके समझाते हैं। तो यहाँ पर आपने एक्सेल तो पढ़ा ही होगा क्योंकि M1R5 आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो ये एक्सेल तो आपने पढ़ा होगा। ये एक्सेल 2013 है, तो 13 हो, लिब्रे ऑफिस हो, ऑफिस 2007 हो, कुछ भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम नंबर कुछ लिखते हैं, जैसे हमने 20 लिख दिया और यहाँ पर हमने 30 लिख दिया। अब इन दोनों नंबर को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ना है तो काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर हम लगाएंगे = और यहाँ पर 20 का एड्रेस, 20 का सेल एड्रेस। तो यहाँ पर ये जो सेल एड्रेस होते हैं ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल एड्रेस क्या होते हैं, वेरिएबल्स। तो 20 का क्या है C3, यहाँ पर हमने लगाया C3 प्लस यहाँ पर 30 का क्या है D3, क्या है D3 हो गया। तो यहाँ पर जो C3 और D3 हैं ये दोनों ही क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने एंटर कर दिया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 50 आ चुका है। अब यहाँ पर जो कि हमने वेरिएबल लगाए हैं, यहाँ पर हमने जो फार्मूला लगाया है इसमें हमने क्या किया है, वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है, C3 + D3 यानी कि सेल एड्रेस का इस्तेमाल किया है। तो अगर हम इस सेल में कोई वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे हमने 2 कर दिया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो रिजल्ट है वो अच्छे से आ जाएगा, मतलब इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर हमने 5 कर दिया तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमने लगाया = 25 + 36 हो गया, एंटर किया। अब यहाँ पर आ गया 61। अब इसमें जो है कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। अगर इसमें चेंजेस करोगे तो फिर उसके लिए तो फार्मूला एडिट करना होगा। ठीक है, ये फार्मूला एडिट करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक है, यानी कि ये क्या है, लिटरल्स है। ठीक है, जबकि ये क्या था, ये आपका डायनेमिक था, यानी कि ये वेरिएबल्स वैल्यू थी। तो आपको समझ आ गया होगा। तो वेरिएबल्स का क्या फ़ायदा होता है, यही फ़ायदा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जब हमें चेंज करना होता है तो यहाँ पर 2 कर दिया, तो चाहे यहाँ पर हम 2 कर दे या फार्मूला एडिट करके 2 कर दे, बात तो वही है, चेंजेस तो हमें करनी पड़ेंगे एक जगह। ठीक है, वो सही बात है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कई बार बहुत बड़े प्रोग्राम जब लिखे जाते हैं तो उसमें वेरिएबल की वैल्यू एक बार डिफाइन कर दी जाती है, उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को, यानी उस वेरिएबल को बहुत बार, यानी आगे कई बार यूज करना होता है। जैसे यहाँ पर हमने इसमें एडिशन किया, यानी कि हमने 2 के साथ 5 को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मान लेते हैं एक और हम लगाते हैं फंक्शन, हमें क्या करना है, इस 2 को हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई भी कराना है, यानी कि यहाँ पर हमने इसको लिया और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ये 2 चीज़ें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये एडिशन है, यानी कि इन 2 नंबर का ये एडिशन है और इन 2 नंबर का ये मल्टीप्लिकेशन है। तो अभी मान लेते हैं कि हमें 2 की जगह 3 करना है, तो अब यहाँ पर हम एक जगह सिर्फ 3 करेंगे और दोनों जगह ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन अब आप सोचिए कि यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट लिटरल्स यानी कि स्टैटिक वैल्यू डालते तो हमें दोनों जगह चेंजेस करने होते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये बैक एंड इसको माना जाता है। ठीक है, बैक एंड यानी कि इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते मतलब कि आपने वेबसाइट बना करके उसको इंटरनेट पे पब्लिश कर दी, फिर उसके बाद फाइनली आप यानी कि जो वेबसाइट यूज करेगा वो यहाँ पर इन फॉर्मूले में चेंजेस नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकता है, इसमें 3 की जगह वो 9 रखे या कुछ भी रखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वो सिर्फ चेंजेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये एडिट कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं ताकि जो यूज़र इनपुट डाले उसके हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट आए। ठीक है, जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं ये यूज़र हो गया और ये आउटपुट हो गया। यहाँ पर हमने ये यू से यूज़र, ओ से आउटपुट, यानी कि हमने आउटपुट में एक फंक्शन लगा दिया, सिंपल सा फंक्शन लगाया, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ D8 की वैल्यू इधर कॉपी कर ली, हो गया।
अभी यहाँ पर 0 दिख रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम चाहते हैं कोई अपना नेम टाइप करें, जैसे हमने राहुल लिखा है यहाँ पर, तो जैसे ही राहुल लिख के एंटर करें इधर भी वही सेम नेम आ जाना चाहिए। तो ये हमने पहले से ही यहाँ पर फंक्शन लगा रखा है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर यूज़र कोई भी अपना कुछ भी डालेगा वो इधर ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले से ही फंक्शन लगा रखा है। तो यहाँ पर ये एक्सेस ये यूज़र एक्सेस करेगा, लेकिन ये जो है ये यानी कि आउटपुट जो आ रहा है, ये फार्मूले की वजह से जो आउटपुट आ रहा है, इसे सिर्फ जो वेबसाइट बनाया है जिसने वही एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा चीज़ें, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं आपको पता चल गया। चलिए यहाँ पर इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जावास्क्रिप्ट वैल्यू आपकी पता हो गई होंगी क्या होती हैं। फिर जावास्क्रिप्ट वेयर टू, यानी कि जावास्क्रिप्ट का हम यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को हम स्क्रिप्ट टैग में यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने एक बटन यानी कि बटन बनाया, बटन को क्लोज किया, बीच में हमने ऑन क्लिक लिखा, ठीक है। ऑन क्लिक इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट लिख दी थी, ठीक है। उस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट मतलब छोटी सी एक स्टेटमेंट हो गई जावास्क्रिप्ट जो कि हमने ऑन क्लिक पर लगा दी थी। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट में हमको बहुत सारे काम करने हैं, फंक्शन डिफाइन करने हैं, वेरिएबल्स बनाने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होगा। जिस तरह से अगर आपको HTML में, ठीक है, अगर आपको HTML में CSS का इस्तेमाल करना होता है तो आप क्या करते हैं, CSS का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टाइल टैग, ठीक है, आपको जो स्टाइल टैग है ये आपको ओपन करना होता है और स्टाइल टैग आपको क्लोज करना होता है। ये हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्टाइल शीट की। इंटरनल यानी कि जब आप हेड सेक्शन में कोई भी CSS लिखते हैं तो स्टाइल टैग ओपन और स्टाइल टैग क्लोज, ठीक है, इस तरह से होता है ना, आपको याद होगा। और जब हम इनलाइन CSS लिखते हैं तो वहां पर तो हम स्टाइल क्लास का यूज करते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर, वो इनलाइन CSS होती है। और एक एक्सटर्नल होती है, तो एक्सटर्नल में क्या करते हैं, CSS की अलग फाइल बना देते हैं और उसमें सारी चीज़ें हम वहाँ पर कोड लिखते हैं CSS का, और उसको HTML के साथ में लिंक टैग की सहायता से लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट इसमें लिखी गई है, किसके अंदर लिखी गई है, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखी है, स्क्रिप्ट टैग ओपन स्क्रिप्ट टैग क्लोज। तो ये आपकी क्या हो गई, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये कोई जब हम क्लिक करेंगे तब नहीं रन होगी, ये बाय डिफॉल्ट रन हो जाएगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट का मतलब कि जैसे ही आपका ब्राउजर रन होगा ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, यानी कि जिसकी ID डेमो होगी उसमें माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट ये ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई ऑन क्लिक इवेंट नहीं सेट किया है, ठीक है। जब ऑन क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर होता है, ये हमने कोई ऑन क्लिक तो सेट नहीं किया। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। तो ये जो स्क्रिप्ट टैग है ये हम यूज करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें खास बात यह है कि स्क्रिप्ट टैग को हम हेड सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं और बॉडी सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग को हम हेड और बॉडी दोनों में यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं थोड़ा सा, तो आपको बेटर समझ में आएंगी चीज़ें। तो यहाँ पर हम एक डमी कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देखिए इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर नोटपैड और इसमें इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम सेव करते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं L34 नाम से, ठीक है। L यानी कि लेक्चर नंबर 34 .js, ठीक है। यहाँ पर आपको .js लगाना है, क्योंकि सॉरी .js नहीं होगा, जावास्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन होता है वो .js ही होता है, लेकिन ये तो HTML की फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें .html लगाना है और इसको हम सेव करते हैं। और अब यहाँ पर इसको हम पहले रन करते हैं, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करते हैं, ये आपका हमने रन किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर लिखा रहा है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, लेकिन जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये कंटेंट चेंज हो गया। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें सेट कर रखा है, ये अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया था, ठीक है। तो ये तो हो गई बटन की बात, यानी कि हमने ऑन क्लिक पे सेट किया। लेकिन जो अभी हम समझा रहे थे आपको, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, यानी कि जो स्क्रिप्ट टैग है। तो चलिए यहाँ पर अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर चलते हैं। अब ये बटन हटा देते हैं, ठीक है, बटन को हटा देते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ताकि चीज़ें जो है वो अरेंजमेंट सही रहेगा तो समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हेडिंग हो गई सिंपल, ये आपका पैराग्राफ जिसकी ID डेमो, और यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट टैग ओपन किया और स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया और ये हमने स्क्रिप्ट लिखी है। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे क्या लिख के आ रहा है, माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, यानी कि हमने कहीं क्लिक नहीं है, कुछ नहीं किया, अपने आप यहाँ पर ये लिख के आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई इवेंट यानी इवेंट नहीं सेट किया है कि ऑन क्लिक पर हो या ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पर अगर हम इसमें कुछ नहीं भी लिखते हैं, पैराग्राफ में हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तब भी इस पैराग्राफ में ये चीज़ जो है इंटर हो जाएगी, जो भी यहाँ पर लिखा है माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट, सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा। चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपका ये स्क्रिप्ट टैग हो गया। फिर जावा स्क्रिप्ट हेड और बॉडी, यानी कि जावा स्क्रिप्ट को हम हेड में भी यूज कर सकते हैं और बॉडी में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पर कोड लिखा गया है। तो यहाँ पर हेड सेक्शन में यहाँ पर ये स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर देखिए ओपन किया गया और यहाँ पर ये क्लोज किया गया है और इसमें यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया गया है। अब फंक्शन क्या होते हैं तो ये हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे फंक्शन को अच्छे से। अभी यहाँ पर जो कोड लिखा है इस पर ध्यान ना दें। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक फंक्शन बनाया गया है और यहाँ से ये ऑन क्लिक यानी ऑन क्लिक करने पर माई फंक्शन जो है ये कॉल होगा यानी कि यहाँ पर हमने इस फंक्शन का नाम क्या रखा है, माई फंक्शन, और इसके अंदर ये ब्लॉक कोड है यानी कि इसके अंदर ये कोड लिखा गया है। कोड सिंपल है, वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो और डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू पैराग्राफ चेंजेड, यानी कि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाए, कब, जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो यहाँ पर इसके अंदर का जो कोड है वो रन होना चाहिए, वैसे रन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर ये हेड सेक्शन में डिफाइन किया गया है और बटन यहाँ पर एक बटन बनाया गया है ऑन क्लिक माई फंक्शन। यहाँ पर अब की बार हमने ये स्टेटमेंट नहीं लिखी, हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पर हमने ऑन क्लिक इज इक्वल टू माई फंक्शन हमने कॉल किया और कॉल करते ही ये आपका जो है ये रन हो जाएगा। और यहाँ पर ये स्क्रिप्ट जो है ये आप चाहें तो हेड में रखें या फिर आप चाहें तो इसको बॉडी में रखें या कहीं भी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि स्क्रिप्ट टैग ओपन करना है और क्लोज करना है। तो स्क्रिप्ट टैग को कहने का मतलब ये है कि हम हेड में भी यूज कर सकते हैं और बॉडी में भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो बटन है इसको आप सोचे लाओ हेड में यूज कर ले, नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये जो बटन है ये तो HTML का एलिमेंट है, जो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है ये जावा स्क्रिप्ट है। और वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि जो स्क्रिप्ट है यानी कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो बॉडी सेक्शन में सबसे लास्ट में यूज की जाती है। ठीक है, बॉडी में कहाँ पर यूज की जाती है, लास्ट में यूज की जाती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है प्लेसिंग स्क्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के बॉटम में इसको प्लेस करना चाहिए। एलिमेंट इंप्रूव द डिस्प्ले स्पीड बिकॉज स्क्रिप्ट इंटरप्रिटेशन स्लो डाउन द डिस्प्ले, यानी कि अगर आप स्क्रिप्ट को हेड सेक्शन में रखते हैं, ठीक है, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर आप इसको हेड सेक्शन में रखेंगे या बॉडी में कहीं ऊपर रखते हैं तो इससे फर्क ये होगा कि जावा स्क्रिप्ट को रन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। HTML को रन होने में जितना टाइम लगता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट को रन होने में लगता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपने हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट लिख दी, अभी तो बहुत छोटी है लेकिन जब वेबसाइटें बनती हैं तो बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, मतलब काफ़ी सारी जावा स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो उस केस में अगर वेबसाइट में आपने हेड सेक्शन में या बॉडी के कहीं शुरुआत में आपने स्क्रिप्ट लिखी है तो वो जब तक रन नहीं होगी, यानी कि जब तक ये रन नहीं होगी तब तक आगे बढ़ेगा ही नहीं, यानी कि जो आपके हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस लगे हुए हैं, लिखे हुए हैं, चीज़ें आपने जो लिखी है वो तब तक जो है वो दिखाई नहीं देंगी। वेबसाइट में आपका जो पेज है वो ब्लैंक दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि नेट बहुत स्लो चल रहा है, जबकि नेट थोड़ा फास्ट भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो उस केस में स्क्रिप्ट जो है जब तक रन नहीं होगी तब तक पूरा पेज लोड नहीं होगा और वो स्क्रिप्ट लोड होने के बाद में पेज आपका लोड होगा। ठीक है, तो इसलिए स्क्रिप्ट को हमेशा बॉडी में लास्ट में यूज करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी हेडिंग, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें लोड हो जाती है और फिर लास्ट में आपकी जो स्क्रिप्ट है वो लोड होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि डिजाइनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि अब देखिए जावा स्क्रिप्ट की हमें जरूरत कब पड़ती है, जावा स्क्रिप्ट की जरूरत हमें तब पड़ती है जब आपका पेज लोड हो जाए और कोई किसी बटन पे क्लिक करे या कहीं फॉर्म भरे या इस मतलब ऐसी जगहों पर हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत होती है। तो जब तक हम ये काम करेंगे, यानी कि वेबसाइट एक ओपन होगी, ओपन होने के बाद जब तक ये काम करेंगे तब तक तो जावास्क्रिप्ट आराम से लोड ही हो जाएगी। इसलिए स्क्रिप्ट को हम कहाँ रखते हैं, बॉडी में सबसे लास्ट में रखते हैं। ठीक है, अगर ऊपर रखेंगे तो थोड़ा सा रन टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि डिस्प्ले जो है वो धीरे धीरे करेगा, वही चीज़ बताई गई है। तो ये रिकमेंडेशन है और रिकमेंडेशन क्या है, जावास्क्रिप्ट जो है वो हमेशा बॉडी में सबसे लास्ट में ही लिखी जाती है। ठीक है, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर हम उसको बीच में या हेड सेक्शन में या कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फर्दर जावा होती है, जैसे हमने अगर कोई फंक्शन डिफाइन किया है तो फंक्शन डिफाइन किया है तो वो फंक्शन आपका कहाँ रहेगा, वो आपका बॉडी में ही रहेगा, वो भी लास्ट में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, तो आपको पता होगा जिस तरह से एक्सटर्नल CSS होता है, यानी कि हम एक CSS की फाइल बना लेते हैं और उसी में हम CSS पूरी लिखते हैं और उसको HTML के साथ में लिंक टैग की सहायता से लिंक कर देते हैं। आपको पता है लिंक रिलेटेड टू स्टाइल सीट, और फिर उसके बाद उसका href यानी हाइपर रेफरेंस डाल दिया और आपकी स्टाइल सीट जो है वो HTML के साथ में आके लिंक हो गई और बाकी सारा कोड जो है वो आपने CSS में लिख दिया। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पता है कि CSS में कोड लिखा, CSS को HTML के साथ लिंक कर
दिया, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में भी है, आप यहाँ पर एक जेएस की फाइल बनाएं और जावास्क्रिप्ट का सारा कोड, सारे फंक्शन और स्क्रिप्ट जो है वो आप यहाँ पर लिखें और फिर उसके बाद यहाँ पर HTML में उसको लिंक कर दें, ठीक है। HTML में उसको लिंक कर दें, लेकिन HTML में इसको लिंक कैसे करेंगे? तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि अगर आप इसको हेड में लिंक करेंगे तो फिर जावास्क्रिप्ट की ये पूरी फाइल लोड होगी। तो यहाँ पर जो आपकी स्टाइल सीट होती है, यानी कि जो CSS होती है, उसको जब हम HTML के साथ लिंक करते हैं तो उसको हम कहाँ लिंक करते हैं? हेड में ही लिंक करते हैं, और ये कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन जो आपकी जावास्क्रिप्ट होती है उसको हम कहाँ लिंक करते हैं? उसको हम बॉडी में सबसे लास्ट में लिंक करते हैं, ठीक है। बॉडी में सबसे लास्ट में लिंक करते हैं स्क्रिप्ट टैग लगा के, वो भी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है, यहाँ पर देखिए बॉडी में, ये देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में ये लिंक किया गया है। स्क्रिप्ट इस तरह से लिंक करना है आपको, स्क्रिप्ट टैग ओपन करना है, क्लोज करना है, और यहाँ पर स्क्रिप्ट में src इज इक्वल टू माई स्क्रिप्ट डॉट JS, यानी कि जो आपने जावास्क्रिप्ट जहाँ भी फाइल सेव कर रखी है उसका कोड आपको, यानी src रेफरेंस आपको यहाँ पर देना है। तो ये कैसे लिंक करना है आप समझ चुके होंगे, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस लिंक की जगह पर स्क्रिप्ट आ गया और लिंक में href होता है, जबकि यहाँ पर src होगा, यानी कि सोर्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट कर रखी है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। और ये अब आराम से काम करेगी प्रॉपर, क्योंकि जब पूरा पेज लोड होगा तो लास्ट में आके ये भी लोड हो जाएगा। और अगर इसको हम कहीं पहले रखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल फाइल को भी आराम से लिंक कर सकते हैं। एक्सटर्नल में लिखा क्या गया, देखिए फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया गया है, माई फंक्शन, और इसमें ये चीज़ लिखी गई है, और यहाँ पर उसको जो है लिंक कर दिया गया। तो यहाँ पर लिंक करने के बाद अब वो फंक्शन यहाँ पर हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑन क्लिक पर माई फंक्शन कॉल किया गया है। तो जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो कैसे कॉल होगा? तो माई फंक्शन जब कॉल होगा तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले वो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि स्क्रिप्ट में यहाँ पर फाइल जोड़ी गई है, यहाँ से वो चला जाएगा वहाँ पर, यानी कि जहाँ पर कोड लिखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट फंक्शन एंड इवेंट्स। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फंक्शन जो अभी हमने बताया माई फंक्शन, ठीक है, जो माई फंक्शन है ये क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। फंक्शन कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, क्या रूल होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। यू विल लर्न मच मोर अबाउट फंक्शन एंड इवेंट्स इन लेटर चैप्टर, यानी आगे हम देखेंगे इनके बारे में, थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड, यानी फंक्शन क्या होता है? कुछ नहीं, यहाँ पर छोटा सा आपको बता दें, अगर कोई ऐसा कोड है जो आप चाहते हैं कि जब हम उस पर क्लिक करें या जब मतलब कोई इवेंट करें, ठीक है, जब कॉल करें तभी वो रन होना चाहिए, और काफ़ी सारा कोड है, यानी ब्लॉक ऑफ कोड रन कराना है, तो वहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। और फंक्शन जब डिफाइन हो जाता है उसके बाद उसे हम कभी भी कॉल करते हैं उसे इवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन यानी जब हम फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, और इवेंट क्या होता है? इवेंट यानी कि जब उसी फंक्शन को हम कॉल करते हैं यानी कि जैसे ऑन क्लिक इज इक्वल टू माई फंक्शन हमने कॉल कर दिया, तो जो हम कॉल करते हैं उसी को बोला जाता है इवेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड व्हेन एन इवेंट ऑकर्स, ठीक है, यानी कि जब आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं उसे ही हम इवेंट कहते हैं, ठीक है। लाइक व्हेन द यूज़र क्लिक अ बटन, यानी कि जब यूज़र बटन पे क्लिक करता है तो एक फंक्शन कॉल होता है, यानी कि एक इवेंट बनता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फंक्शन और इवेंट आपका बेसिक समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर एक्सेल का यूज करके आपको फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं 5, 6, ठीक है, यहाँ पर हम बहुत सारे नंबर लिख देते हैं। अब ये बहुत सारे नंबर हैं, अगर सभी को हमें टोटल करना है यानी जोड़ना है, तो आपको पता है यहाँ पर हम यूज करते हैं इज इक्वल टू सम फंक्शन का। तो इससे क्या होता है कि कितने भी नंबर हो, हज़ारों नंबर्स को जोड़ना हो, यानी मान लेते हैं ये हज़ारों स्टूडेंट की फीस सबमिट हुई है और सभी को टोटल करना है कि कितनी सबमिट हुई, तो यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल टू सम। ये सम क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि एक्सेल में प्री डिफाइन है। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्री डिफाइन, दूसरा होता है यूज़र डिफाइन, ठीक है। प्री डिफाइन यानी कि वो फंक्शन पहले से ही डिफाइन है, और यूज़र डिफाइन यानी कि जो यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार कोड लिख करके डिफाइन करता है, ठीक है। तो यूज़र डिफाइन और प्री डिफाइन। तो यहाँ पर सम फंक्शन क्या है? ये प्री डिफाइन है, तो हमने कॉल किया। यहाँ पर जो हम सम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं, इवेंट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन तो पहले से ही प्री डिफाइन है, इसका काम है जोड़ने का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सम, और इसके बीच में ये हम आर्गूमेंट पास करते हैं। आर्गूमेंट यानी कि वो जिस फंक्शन के लिए, मतलब जो फंक्शन है जिस काम के लिए बनाया गया है उसी तरह से वो आर्गूमेंट लेगा, और उसी तरह से हमें उसमें आर्गूमेंट देने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस फंक्शन में आर्गूमेंट पास कर दिए और यहाँ पर हमने एंटर कर दिया और आपके सामने ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये फंक्शन का काम है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। अब ये फंक्शन कैसे कैलकुलेट कर रहा है? ये प्री डिफाइन है, तो जहाँ पर ये
डिफाइन किया गया होगा उस लाइब्रेरी में इसका पूरा कोड लिखा होगा। ठीक है, तो एक्सेल की भी लाइब्रेरी है अपनी, वहाँ पर ये सारे फंक्शन डिफाइन है और कोड लिखा गया है। इसी तरह से यहाँ पर जो जावा स्क्रिप्ट है इसमें भी कई सारे फंक्शन जो है वो प्री डिफाइन है, और कई इसमें जावा स्क्रिप्ट में ये भी है कि हम यूज़र डिफाइन यानी कि अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हैं कोई भी फंक्शन। जैसे यहाँ पर ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये यूज़र डिफाइन फंक्शन है, फंक्शन का नेम भी हमने रखा। ठीक है, और यहाँ पर अंदर इसके जो है कोड भी हम ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये यूज़र डिफाइन फंक्शन होता है। तो आई थिंक यहाँ पर फंक्शन और इवेंट आपका ये क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स, तो थोड़ा थोड़ा वेरिएबल्स के बारे में हमने बता दिया है। बाकी जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स ये चैप्टर पूरा हम अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम यूजिंग वार और लेट और कॉन्स्ट इन तीनों को देखेंगे कि वार और लेट क्या होते हैं और मतलब वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर किए जाते हैं और इनको हम किस तरह से कहाँ पर कैसे यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।